नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्यारे दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में पिछली 2 क्लास हो चुकी हैं। 2 क्लास में हमने जाना कि हमारे भोजन का पाचन कैसे होता है, किन किन चरणों से किस किस प्रोसेस से होकर के ये जाता है और हमारा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, हमारे भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, उसमें हम सारी प्रोसेस बता चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और जो हमारा अब हमें पढ़ाना था, स्टोमक तक की बात हो गई थी, यानी आमाशय तक की बात हो गई थी। तो हम पहले चैप्टर का नाम डालेंगे पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, इसमें अब नेक्स्ट जो हेडिंग है अपनी वो है छोटी आंत। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, तो हमने पहले, आपने जब इसकी पहली क्लास देखी होगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया था। हमने एक बताया था पाचन ग्रंथियां और दूसरा हमने पूरा फिगर बनाया था कि सबसे पहले मुख गुहा, ग्रासाग्रसनी और आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत। इससे होता हुआ हमारा भोजन मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे पाचन ग्रंथियां बताई। तो आज हमारा यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज हम छोटी आंत, बड़ी आंत और इसके बाद पाचन ग्रंथियां जो हमें पढ़ानी है वो हम बताएंगे। ठीक, तो छोटी आंत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एक बनता है कि बताइए हमारे शरीर में या हमारे बॉडी में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन यानी संपूर्ण पाचन कहां पर होता है। ठीक, तो कहां पर होता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में करता कौन है? विली। ठीक, तो इसमें आप लिख सकते हैं भोजन का संपूर्ण पाचन विली के माध्यम से छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है। बेटा, अगर छोटी आंत ना भी कभी दे तो बिली हम समझना है। बिली होती क्या है? बिली इस टाइप से एक नली होती है। ये करती क्या है छोटी आंत में? यह छोटी आंत में हमारे भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व, जितनी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, उस चीज को क्या करती है? एब्जॉर्ब करने का काम करती है, यानी उसको अवशोषण करने का काम करेगी। ठीक, यहां हो गई। दूसरी बात, अब छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि बताइए ड्यूडेनियम किसका भाग होता है। ठीक, तो ड्यूडेनियम, इलियम और जोजुनम ये भाग होते हैं हमारे छोटी आंत के। तो हमें बहुत डीप में नहीं जाना है, हमें केवल इसके बारे में थोड़ा जानना है कि इसके भाग कितने होते हैं। तो इसके भाग होते हैं, नंबर पहला ड्यूडेनियम, दूसरा इलियम, और तीसरा है जेजुनम। इतना हमें पता है कि हमारे 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनियम, इलियम और जेजुनम। ठीक, कभी भी कुछ पूछ लिया जाए आप बिल्कुल बताएंगे बेशक। तो ये थी हमारी छोटी आंत, और छोटी आंत में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिए। ठीक, इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आएगा बड़ी आंत। अब नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं, सॉरी, इसमें एक चीज थोड़ी छोटी है कि इसकी जो लेंथ, कभी कभी इसकी लंबाई पूछ लेता है। तो इसकी लंबाई होती है 6.5 से 7.5 मीटर। ठीक, ये छोटी आंत कहने में है, लेकिन इसकी लेंथ बड़ी आंत से क्या होती है? लंबी होती है। ठीक, ज्यादा होती है। तो अब हमको इसकी लेंथ के बारे में जरूर एक बार लेंथ इसकी पूछ ली गई है कि इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी है? 6 से 7.5 मीटर। ठीक, नेक्स्ट अब हम हेडिंग डालेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक,
तो बड़ी आंत क्या है? ये बड़ी आंत हमारे शरीर में क्या काम करती है? बड़ी आंत हमारे भोजन में पाए जाने वाले जल तथा खनिज लवण जितने भी मिनरल्स होते हैं उनका क्या करती है? अवशोषण करती है। ठीक, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बताइए हमारे से बॉडी में वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, यानी पानी का अवशोषण कौन करता है? तो कौन करती है? बड़ी आंत। इसमें लिख सकते हैं, इसकी लंबाई लिख लें आप, इसकी होती है 1 से 1.5 मीटर। यह भोजन में पाए जाने वाले जल तथा खनिज का अवशोषण करता है। ठीक, ये बात हो गई अपनी बड़ी आंत की। ठीक, बड़ी आंत के बाद भोजन हमारा मलाशय द्वारा क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है। ये हमारी पूरी प्रोसेस हो गई। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने आहार नाल से स्टार्ट किया, माउथ कैविटी के बाद फिर ग्रासाग्रसनी, इसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और स्टोमक। ये सब सारी चीजें हमने बताई। और बड़ी आंत के बाद अब हमारा जो ये वाला पोर्शन था, यानी 2 पार्टों में हमने डिवाइड किया था, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हमारी आएंगी पाचन ग्रंथियां। ठीक, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन कौन सी होती हैं पाचन ग्रंथियां, ये क्या काम करती हैं, ये हम बताएंगे आज आपको। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए और हेडिंग डालेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक, डाइजेस्टिव ग्लैंड देखो, उस दिन हमने बताया था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी थी। एक तो लार यानी सलाइवा, दूसरा यकृत, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीवर, और तीसरी थी आपकी अग्नाशय। कौन सी थी? अग्नाशय, पैनक्रियाज। ठीक दोस्तों, लार के बारे में हम आपको बता चुके हैं, बहुत डीप में जानकारी हमने दे रखी है। जब हमने माउथ कैविटी यानी मुख गुहा जब हमने आपको पढ़ाया था, तो हमने आपको जीभ के बारे में और जीभ में ही पाई जाने वाली क्या होती है? लार होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और टाइलिन करता क्या है? ये हमारे स्टार्च का पाचन करता है। ठीक, अब हमें लार को हमें नहीं पढ़ाना है, अब हम पढ़ाएंगे किसको? यकृत को। यकृत देखेंगे और अग्नाशय देखेंगे। यकृत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। यकृत हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है। तो इन तीनों को रफ करके अब हम हेडिंग डालेंगे यकृत यानी लीवर। ठीक, जो हमारा ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके बाद हम बताएंगे अग्नाशय। अग्नाशय क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्या करती है, किन हार्मोन्स का प्रोड्यूस करती है। ठीक, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है, इसी वजह से इसका नाम होता है मिश्रित ग्रंथि। ठीक, अग्नाशय पैनक्रियाज के बारे में अभी हम बताएंगे, तब आपको पता चलेगा। तो हेडिंग डालेंगे यकृत, लीवर। लीवर। ठीक, सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? ठीक, तो सबसे बड़ी पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यकृत। तो लिख लो इसमें, शरीर में पाई जाने वाली बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत यानी लीवर। ठीक ठीक, दूसरी बात, ये यकृत क्या करता है हमारे बॉडी में, इसका क्या काम होता है? तो यकृत करता है हमारे भोजन का ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। क्या करेगा? भोजन का ब्रेक डाउन करने का काम, यानी भोजन को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करने का या इमल्सिफायर करने का काम करेगा। ठीक, तो ये क्या करता है? खाने को या भोजन को
ब्रेक डाउन। ठीक, अब ये ब्रेक डाउन करता किसके माध्यम से है? ठीक, ये भी चीजें समझनी है हमें। क्यों? क्योंकि यकृत से ही स्राव होने वाली एक चीज होती है पित्तरस। ठीक, क्वेश्चन कई बार आता है, अभी हम बताएंगे आपको कि ये वाइल जूस जिसको पित्तरस बोलते हैं, ये पित्तरस क्या होता है, ये क्या काम करता है, किस चीज का ये डाइजेस्टिव करता है, किस चीज का पाचन करता है और किसका ब्रेक डाउन करता है। ठीक, ये पीएच इस पित्तरस होता क्या है और पित्तरस स्टोर कहाँ पे होता है और स्राव कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है। तो यकृत क्या करता है? यकृत पित्तरस का स्राव करता है। यकृत क्या करता है? पित्तरस यानी वाइल जूस का स्राव करता है। कौन करता है? यकृत यानी लीवर। ठीक, कभी भी आ जाए पित्तरस का स्राव कौन करता है, स्राव आ जाए या प्रोड्यूस आ जाए, यानी बनता कहां पे है, प्रोड्यूस, अगर ये भी लिख दिया जाए तब भी क्या है? यकृत। कई बार क्वेश्चन आता है कि वाइल जूस, क्योंकि दो कंफ्यूजन पैदा करते हैं यहाँ पे कि पित्तरस स्टोर कहाँ होता है और ये बनता कहाँ पर है, यानी स्राव कहाँ होता है। तो स्टोर होता है पित्ताशय में। अभी हम लिखने जा रहे हैं नेक्स्ट आपको कि पित्तरस पित्तरस का स्राव कहां होता है? यकृत में। लेकिन पित्तरस यानी वाइल जूस स्टोर कहां होता है, यानी इकट्ठा या स्टोर कहां होता है? तो कहां होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछे हैं कि पित्तरस का स्राव यकृत में होता है, लेकिन पित्तरस कहां पे स्टोर होता है? पित्ताशय। ठीक, दूसरा पॉइंट, आपने देखा होगा कि हमको एक रोग होता है पीलिया, जिसको बोलते हैं ज्वाइंडिस, और ज्वाइंडिस में हमारे क्या होता है, हमारी आंखें और हमारा बदन थोड़ा पीलापन आ जाता है। ठीक, नेल्स भी हमारे कैसे हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बताइए पीलिया रोग में व्यक्ति के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर। लीवर क्यों प्रभावित होता है? ठीक, इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि जो हमारा यकृत क्या करता है, पित्तरस का स्राव करता है, और यही पित्तरस आगे चल करके दो प्रकार के पित्त लवण का निर्माण करता है। क्या करता है? दो प्रकार के पित्त लवण का निर्माण करता है, और वह कौन से होते हैं? बिलीरबिन और बिलीवर्डन। ठीक, बिलीरबिन और बिलीवर्डन करते क्या है आगे जाकर के? ये पीला रंग देने का काम करेंगे। हमारे बॉडी में क्या करते हैं? पीला रंग देने के काम करते हैं। जैसे हमारा जो नेचुरल कलर होता है उसमें थोड़ा हल्का पीलापन मिक्स होता है कि नहीं होता? ठीक, या जो भी चीज हम खाते हैं वो वेस्ट के रूप में बाहर निकलती है तो उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। ठीक, जैसे हमने दूध को क्या किया? डाइजेस्ट कर पाए, इसके बाद जब वो वेस्ट के रूप में बाहर जाएगा तो येलो कलर। ठीक, तो येलो कलर देने का काम कौन करेगा? वही करता है। कौन? जो दो प्रकार के जो पित्त लवण होते हैं, बिलीरबिन और बिलीवर्डन। ठीक, जब हमारा लीवर काम अच्छे से नहीं करता है तो ये बिलीवर्डन और बिलीरबिन करेंगे क्या? ये उल्टा सीधा काम करेंगे। ठीक, अच्छे से स्राव नहीं होंगे तो हमारे या तो ज्यादा काम करेंगे या तो कम काम करेंगे। ठीक, तो ये पीला कलर ज्यादा देने का काम कर देते हैं और हमारा कलर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक, ऐसे समझो जैसे कि मान लो हम कभी कभी बीमार हो जाते हैं, हमको अगर फीवर आ गया या हमें कोई भी बीमारी हो गई, तो क्या हम अपनी दैनिक क्रिया रोज के हिसाब से चल पाती है? नहीं चल पाती। हो सकता है हम सुबह बहुत नित्य क्रिया, सुबह जल्दी खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते, सारी चीजें एक प्रोसेस चल रही है, लेकिन हम बीमार हो जाते हैं तो हम दिन भर ना नहा पाते हैं ना खाना खा पाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हमारे यकृत में कोई, लीवर में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पित्त लवण भी क्या करते हैं? अच्छे से स्राव नहीं हो पाते हैं और उनका भी काम कैसा हो जाता है? उल्टा सीधा हो जाता है। ठीक, इसी वजह से हमारे नेल्स और हमारी आंखें कैसी हो जाती? पीलापन हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? ये पित्त लवण काम करना कम कर देते हैं। ठीक, अच्छा, तो इसमें हमें क्या लिखना है? देखो, पित्तरस क्या करते हैं? पित्तरस
दो प्रकार के पित्त लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पित्त लवण। कौन कौन सा? एक तो बिली वर्डन और दूसरा है बिली रवेन। ठीक, ये क्या है? पित्त लवण। ये है क्या? दोनों ये होते हैं पित्त लवण। ठीक, पितरस दो प्रकार के पित्त लवण बनाते हैं और ये क्या काम करते हैं? ये येलो कलर देने का काम करेंगे, यानी ये पीला रंग देते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि बताइए जब हमें ज्वाइंटिस या पीलिया नामक रोग हो जाता है तो हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? यकृत। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। ठीक, और इसमें दो प्रकार के पित्त लवण स्राव होते हैं, बिली वर्ल्डेन और बिली रवेन। ये क्या करते हैं? शरीर को पीला रंग देने का काम करते हैं। ठीक, दूसरी बात, अब यकृत का जो भार होता है, कई बार पूछा है कि यकृत का जो भार है लीवर का वो कितना होता है? वो होता है 1.2 से 1.5 kg। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है यकृत का जो भार है वो क्या है? 1.2 से 1.5 kg। ठीक, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, चाहे यकृत हो चाहे अग्नाशय हो, कोई भी चीज डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी चीज आपको छोटी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अब ये यकृत बना किस सेल से होता है? क्योंकि हमारा शरीर, हमने पहले ही आपको बताया था कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो ऊतक बनाते हैं, टिश्यू, और टिश्यू आपस में मिलकर के मसल्स बनाते हैं और मसल से हमारे बॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक, तो यकृत ये क्या करती है? नेक्स्ट क्या बता रहे थे? यकृत किससे बना होता है? हिपैटिक सेल से। किससे बना होता है? हिपैटिक सेल। यकृत हिपैटिक सेल से बना होता है। ठीक, ये क्यों हिपैटिक सेल से बना हुआ है? इसी वजह से इसका नाम होता है हिपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। ठीक, समझ रहे? ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका आएगा यकृत जो हमारा है, लीवर जो काम करता है, देखो आप। ठीक, जो लीवर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए लीवर जो हमारा है इनमें सबसे कम क्या, सबसे ज्यादा होती है रीजनरेशन की पावर। ठीक, क्वेश्चन आता है कि बताइए हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें रीजनरेशन यानी पुनः निर्माण की क्रिया सबसे अधिक होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो लिख लो रीजनरेशन की कैपेसिटी सर्वाधिक किसमें होती है? तो किसमें होती है? यकृत में, यानी लीवर। ठीक, और सबसे कम किसमें होती है? सबसे कम होती है मस्तिष्क में। ये भी लिख लो यहां पे कि सबसे कम, यानी अब रीजनरेशन का हिंदी में अगर कहें तो पुनः निर्माण। क्या होता है? पुनः निर्माण। पुनः निर्माण की कैपेसिटी सर्वाधिक किसमें होती है? यकृत में होती है। और पुनः निर्माण की कैपेसिटी सबसे कम किसमें होती है? सबसे कम किसमें होती है? तो बेटा ब्रेन में, यानी मस्तिष्क में होती है। किसमें होती है? मस्तिष्क में। ठीक, ब्रेन। ठीक, ये हो गई आपकी यहां तक की बात। दूसरी बात अब और आपका जो नेक्स्ट आपका आएगा कि हमारा यकृत क्या करता है, सॉरी पित्त लवण हमारा क्या करता है? जैसे हमने बताया था आपका पितरस क्या करते हैं? पित्त लवण बनाते हैं। और पितरस का काम क्या होता है? पितरस जो हमारा काम करता है, वाइल जूस, ये हमारे फैट का एमल्सीफायर करता है। क्या करता है? वसा का पाचन करता है या फैट का इमल्सीफायर करता है। ठीक, फैट का इमल्सीफायर या फैट का ब्रेक डाउन करना ही क्या कहलाता है? टूटना, किसी चीज में टूट जाना, छोटे छोटे पार्टों में टूट जाना ही एमल्सीफायर कहलाता है। तो कई बार क्वेश्चन आया कि बताइए फैट का एमल्सीफायर कौन करता है? बाइल जूस। या पितरस क्या करता है? फैट का एमल्सीफायर करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक, दूसरी बात
यकृत में होता क्या है, जो हमारी हमने बताया था फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन क्या थी, एक ऐसी प्रोटीन थी जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में क्या होती थी, सहायक होती थी। ठीक, कौन सी, फाइब्रोनोजिन। तो फाइब्रोनोजिन का निर्माण कहां होता है, और एक चीज और हमने बताई थी, प्रोथ्रोम्बिन। क्या बताया था, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या होती है, एक प्रकार की वो भी प्रोटीन होती है। ठीक, वो भी क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये दोनों बनती कहां है, ये लीवर में ही बनती हैं। ठीक, तो आप नेक्स्ट आप लिखेंगे फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन व प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण यकृत लीवर में होता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है कि बताइए फाइब्रोनोजिन या प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहां पे होता है। ठीक, दूसरी बात, लीवर में और क्या होता है, विटामिन ए, विटामिन डी यहां पे स्टोर होता है। क्या होता है, यकृत में विटामिन ए, विटामिन डी स्टोर होता है। ठीक, यकृत में विटामिन डी, विटामिन ए क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक, इतनी यकृत के लिए बातें इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी बात हमने बताया था कि बताइए कि जो हमारी आरबीसी है वो कहां बनती है। आरबीसी का जो निर्माण होता था वो कहां, अस्थि मज्जा में होता था। ठीक, लेकिन हमने बताया था कि जब हमारी भ्रूणीय अवस्था होती है, कौन सी अवस्था, भ्रूणीय अवस्था, तो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तब कहां होता है, यकृत में, लीवर में। ठीक, तो लिख लो आप, हम वहां भी लिखाए थे, अब यहां पे यकृत की बात चल रही है तो यहां भी लिखेंगे भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। ठीक, तो ये चीज हो गई हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लार को पहले देख चुके हैं, यकृत को हमने अभी देखा है, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सारे यहाँ पे कवर किए हैं। क्वेश्चन को छूट भी जाएंगे तब भी हम इसके बाद जब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पढ़ जाएगा, इसके बाद हम क्या कराएंगे, इसका एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जो आप इसमें टिक भी करते हैं, आप सबसे पहले बताएंगे, इसके बाद सही आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक, तो यकृत के बारे में इतनी जानकारी आपने नोट की। अब नेक्स्ट है आपका अग्नाशय, पेनक्रियाज। क्या है, अग्नाशय। ये क्या होती है, ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। कैसी होती है, मिश्रित ग्रंथि। क्यों, क्योंकि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, ग्रंथि होती है 3 प्रकार की, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि का मतलब जो अंतःस्रावी भी है और जो बाह्यस्रावी भी है। ठीक, अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी से मिलकर के जो ग्रंथि बनती है वो होती है हमारी मिश्रित ग्रंथि। ठीक, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अग्नाशय। पेनक्रियाज। ठीक, अब पेनक्रियाज सबसे पहले क्वेश्चन है, बताइए कि ये कौन सी ग्रंथि होती है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है, मिश्रित ग्रंथि है। दूसरी बात, इसे लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं, इसे लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन यही आया है कि बताइए निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है। क्वेश्चन ये भी कह दे, एक क्वेश्चन ये भी आया है कि देखो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। ठीक, लेकिन क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछता है कि बताइए हमारी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कौन होगी, अग्नाशय होगी। कौन सी होगी, अग्नाशय। क्यों,
क्योंकि यकृत जो थी, वो जो लीवर थी, वो बाह्यस्रावी ग्रंथियों में आती है। ठीक, कौन सी आती है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। अभी हम आपको जो चैप्टर पढ़ाएंगे आगे चल करके, कौन सा? अंतःस्रावी तंत्र। ठीक, जब अंतःस्रावी तंत्र पढ़ाएंगे तब आप उसमें पढ़ेंगे सब हार्मोन्स के बारे में, सभी ग्रंथियों के बारे में। तब आप जानेंगे कौन कौन सी ग्रंथि हमारी बाह्यस्रावी होती हैं और कौन कौन सी ग्रंथि हमारी अंतःस्रावी होती हैं। और मिश्रित ग्रंथि तो केवल एक होती है, वो आज भी हम यही पढ़ा रहे हैं, और जब हम अंतःस्रावी तंत्र पढ़ाएंगे तब भी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक, तो हम यहाँ ये जानेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय। यानी पैनक्रियाज। ठीक, ये चीज। और चाहे ऐसे पूछ ले कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि, तो एक ही ग्रंथि है, एक ही मिश्रित ग्रंथि है, तो चाहे सबसे छोटी पूछ ले चाहे सबसे बड़ी पूछ ले, तब हमें क्या बतानी है? केवल अग्नाशय के बारे में बताना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक ये करती क्या है? ये दो प्रकार के हार्मोन्स का प्रोड्यूस करती है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। एक आपका होता है इंसुलिन और दूसरा होता है आपका ग्लूकागोन। दूसरा क्या होता है? ग्लूकागोन। ठीक, क्वेश्चन आता है, बताइए ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन, जिसका इंसुलिन स्राव करता है? इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो कौन सी करती है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। ठीक, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हमारे शरीर में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है? शर्करा की मात्रा को क्या करता है? यहां पे आप लिख सकते हैं, यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक, और दूसरा होता है ग्लूकागोन। क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंसुलिन से ही पूछा जाता है। ठीक, तो हमने आपको बताया कि ये दो प्रकार के क्या हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, एक इंसुलिन होता है, दूसरा ग्लूकागोन होता है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद जो है आपका, ठीक, अब दूसरा होता क्या है कि ये अल्फा, ठीक, ये क्या होते हैं? इंसुलिन जो होते हैं वो बीटा, यह बीटा सेल से बने होते हैं। ठीक, और जो ग्लूकागोन होता है ये किससे बना होता है? यह अल्फा सेल से बना होता है। ठीक, ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट थी कि क्वेश्चन आता है कि बताइए इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन, देखो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हमारे शरीर में, देखो आप सबसे ज्यादा तुम देखते होगे डायबिटीज के पेशेंट, तो डायबिटीज में होता क्या है? मधुमेह रोग में होता क्या है? मधुमेह रोग में इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारे शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। लेकिन जब इंसुलिन काम करना क्या हो जाता है? प्रॉब्लम करता है, इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, तो ये हमारे शरीर में अच्छे से नियंत्रण नहीं कर पाता है। जब अच्छे से नियंत्रण नहीं कर पाएगा तो हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ रहे? जब बढ़ जाती है तभी तो तुमने देखा होगा कि जो मतलब हमारे पेशेंट होते हैं किसके, डायबिटीज के, वो टॉयलेट करने जाते हैं तो उनमें क्या होती है? चीटियां लगती हैं उसमें। क्यों? क्योंकि उसके भाई क्या होता है? यूरिन के माध्यम से ही तो हमारा क्या है? रक्त का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? किडनी में। और किडनी क्या करती है? यूरिन का निर्माण करती है नेफ्रॉन के माध्यम से। ठीक, तो हमारा जब फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होने के बाद कुछ जो रक्त की जो मात्रा होती है, जो मीठापन होगा, वो कहाँ चला जाता है? यूरिन के माध्यम से कहाँ जाता है? बाहर हो जाता है। इसी कारण क्या होता है? जब रक्त में शर्करा की मात्रा ज्यादा होती है तो ये क्या है? चीटी लगती है। ठीक, तो क्वेश्चन आता है डायबिटीज में कौन सा हार्मोन्स काम करता है? इंसुलिन काम करता है। ठीक, तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने आपको बताए हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर था डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो क्वेश्चन बचे हैं या छूट गए हैं या जो भी है, नहीं भी छूटे हैं, तब भी आपको ये सारा हम प्रैक्टिस सेट एक कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन के लगभग आपको क्वेश्चन देंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन होंगे,
वो आप उसमें देखेंगे कि आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपको कितना आया है कितना नहीं आया है। ठीक, तो आज हमारा ये क्लास कंप्लीट हो गई है डाइजेस्टिव सिस्टम की। नेक्स्ट आपका चैप्टर अगली क्लास में होगा। हमारी क्लास में प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।